Student, today we will learn about geography NCERT class 8 chapter 2nd. What is the name of that chapter, student? You can easily read that. Sand, soil, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. student. हम लोग इन सभी टॉपिक्स को बारी बारी से क्लियर करेंगे. ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट. लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. कितना टॉपिक हो गया स्टूडेंट? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, यानी 5 टॉपिक. इस चैप्टर में स्टूडेंट हम लोग इन 5 टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. और ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ा था स्टूडेंट, क्या नाम था उसका? रिसोर्सेज. इजीली आप लोग इस बात को समझ लीजिए स्टूडेंट, ऑल दिस 5 टॉपिक्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज. ओके स्टूडेंट. लेकिन स्टूडेंट आप लोग ये फाइंड करके कोशिश कीजिए बताने की कि किस तरह का रिसोर्सेज है, ये किस तरह का रिसोर्स है स्टूडेंट. ज़रा सोच के देखिए. ऑल रिसोर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज. स्टूडेंट इजीली समझ लिए, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको ह्यूमन ने बनाया है. ओके स्टूडेंट, दैट्स व्हाई वी रीड ऑल दैट रिसोर्सेज. ओके स्टूडेंट. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. आपके बुक में एक स्टोरी दिया हुआ है, छोटा सा 2 लड़के का स्टोरी है, ठीक है, माम्बा और पीटर करके एक स्टोरी है, जिसमें वो बता रहा है कि वो पूरे वर्ल्ड में 2 अलग अलग जगह पर रहते हैं और अलग अलग तरह का लाइफस्टाइल को जीते हैं. ठीक है स्टूडेंट. आपको ये फाइंड करना है कि वाई बोथ पीपल्स, 2 बॉयज आर लिव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स. स्टूडेंट देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स अवेलेबल इन बुक स्टूडेंट एंड इन फ्रंट ऑफ योर डेली लाइफ ऑल्सो. स्टूडेंट आपके लाइफ में कई तरह के ऐसे एग्जाम्पल मौजूद होंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में सभी लोग अलग अलग तरह के लाइफ स्टाइल को क्यों जीते हैं स्टूडेंट. ओके इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. वाई एवरी प्लेसेस आर नॉट इक्वल. ठीक है स्टूडेंट. हालांकि ये आपको 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन इसमें हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में. ठीक ना, थोड़ा सा शॉर्ट में. ओके. सबसे पहले हम लोग लैंड को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट. लैंड सबसे पहला टॉपिक है, तो हम लोग यहाँ लैंड लिख देते हैं. लैंड ये क्या है स्टूडेंट? This is the base of every living organism. Okay student, this is the important natural resources, example of natural resources. ये तो हो गया, लेकिन ये है क्या स्टूडेंट? कहाँ पर है? हम लोग जहाँ खड़े हैं. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. आप लोग अच्छे से जानते होंगे स्टूडेंट, ये अर्थ है तो इसके ऊपर का सबसे सॉलिड पोर्शन जो होता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. लिथोस्फीयर को ही लैंड कहते हैं स्टूडेंट. क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं. इसके ऊपर 7 अलग अलग तरह के कॉन्टिनेंट होंगे, समझ लीजिए अलग अलग तरह का कॉन्टिनेंट है. ठीक है ना. उसके ऊपर ज़मीन होता है, लैंड होता है, उसी को हम लोग लैंड रिसोर्सेज कहते हैं स्टूडेंट. ठीक है. द लेयर ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. ओके स्टूडेंट, समझ गए इस बात को अच्छे से. बट हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड अवेलेबल ऑन द अर्थ सर्फेस? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट. सपोज कीजिए कि ये अर्थ है स्टूडेंट. आप लोग जानते हैं अर्थ के ऊपर 2 ही तरह की चीज़ें ईजिली दिखाई देती हैं. ईजिली अगर हम लोग सोच के देखिए स्टूडेंट, सैटेलाइट से अर्थ को देखें, सैटेलाइट से अर्थ को देखें तो 2 चीज़ दिखेगा. पहला लैंड, दूसरा क्या दिखेगा स्टूडेंट? वाटर. ठीक है स्टूडेंट. अब आपको ये पढ़ना है बुक में स्टूडेंट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस स्टूडेंट. ठीक है. तो आपके बुक में अप्रॉक्सीमेटली 30% दिया हुआ है लैंड. जाहिर सी बात है क्या बच गया? 70% वाटर. वाटर किस फॉर्म में है ये हम लोग वाटर जब टॉपिक क्लियर करेंगे स्टूडेंट तब देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट. वाटर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे. ओके स्टूडेंट. लेकिन अभी हम लोग सिर्फ लैंड को कवर करेंगे. ये लैंड क्या है, ठीक है, कैसे बने हैं, इसका यूजेस क्या है. ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे स्टूडेंट. ठीक है ना. तो समझ लीजिए कि लैंड कितना परसेंट है अर्थ पर? 30%, वाटर 70%. इतना तक लिख लिया स्टूडेंट सब कुछ. अब देखिए हम लोग ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट. लैंड्स 2 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं स्टूडेंट. क्या नाम है उसका? ये लैंड जो है इसको 2 सेक्शन में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं ऐसे. पहला होता है प्राइवेट लैंड, उसका होता है कम्युनिटी लैंड.
ठीक है स्टूडेंट, ये दो तरह के लैंड के एग्जाम्पल्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में। हालांकि इसके आगे भी थोड़ा सा है, लेकिन वो आप बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक ना, क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट लैंड का क्या मतलब है स्टूडेंट? दोज टाइप ऑफ लैंड्स विच आर यूज्ड एंड यूज बाय इंडिविजुअल पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और फैमिली मेंबर्स। ओके स्टूडेंट, इस तरह के लैंड को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? प्राइवेट लैंड। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? प्राइवेट लैंड एक ऐसा ज़मीन जो किसी एक व्यक्ति का हो या उस परिवार का हो, ठीक है, जिसका यूज़ वो लोग खुद करते हैं, उसको लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? हमारा हाउस, हमारा घर, ठीक ना, जिस ज़मीन पे है तो प्राइवेट लैंड हो गया। एग्रीकल्चर फार्म्स किसी फार्मर का है तो उसका प्राइवेट है, ठीक है। कम्युनिटी लैंड क्या है स्टूडेंट? दोज टाइप ऑफ लैंड विच आर यूज बाय एवरी पीपल ऑफ कम्युनिटी, एवरी पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, इसको कम्युनिटी लैंड। बहुत सिंपल था स्टूडेंट, इतना ही तो समझना था। अब देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ लैंड स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ लैंड, मतलब धरती पर जितना भी ज़मीन है ना स्टूडेंट, जितना भी ज़मीन है, सपोज कीजिए कि अगर इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए इंडिया लिख लीजिए, मन में सोचिए, या लिख भी सकते हैं इंडिया। तो इंडिया के पास कितना ज़मीन है पूरे वर्ल्ड का? 2.4%। ये कितना हुआ स्टूडेंट? तो इसका टोटल एरिया अगर हम लोग देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना लैंड है स्टूडेंट, हमारे इंडिया में इतना लैंड है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए स्टूडेंट, सभी लैंड पर खेती होती है? Is that possible that every lands in India are arable land? No, obviously not. कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो बैरन लैंड होते हैं, कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, कुछ ऐसे लैंड होते हैं जहाँ रोड है, कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पर ट्रैक्स है, कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पर हाईवेज है, कुछ ऐसे लैंड है जहाँ मार्केट है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। सो यूजेस ऑफ लैंड्स आर वेरियस पर्पसेज स्टूडेंट, वेरियस पर्पसेज इन द वर्ल्ड। आपके बुक में एक टैली दिया हुआ है, इसलिए आप उसको रीड कर लीजिएगा, वो टैली बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ओके। बट इंडिया में स्टूडेंट एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, दैट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड्स अवेलेबल इन इंडिया, बट हाउ मच परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर यूजेस? ओके स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 57%, 57% of lands in India are used in agriculture purposes, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम लोग इसमें एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी था स्टूडेंट, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्रिएट बाय ह्यूमंस आर कंटिन्यूसली यूजेस ऑफ लैंड स्टूडेंट। कई तरह की एक्टिविटी है ह्यूमन इसी के ऊपर करते हैं, हर एक्टिविटी समझिए तो स्टूडेंट ह्यूमन इसी के ऊपर करते हैं ऑलमोस्ट, या हम लोग इतना कह सकते हैं स्टूडेंट 95% यूज़ 95% रिसोर्सेज आर फाउंड ऑन लैंड रिसोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट, समझ लीजिए कि 95% हम लोग जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ का आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी चीज़, 95% हमारे रिसोर्सेज लैंड रिसोर्स से ही फुलफिल होते हैं। बाकी का ओनली 5% स्टूडेंट याद रखिएगा, ओनली 5% वाटर बॉडी से होता है, वाटर से फुलफिल होता है, जैसे फिशिंग, कई तरह के मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, वो हम लोग वाटर बॉडी से ऑब्टेन करते हैं, जो कि ओशियनिक फ्लोर से हम लोग माइन करके, ड्रिलिंग करके ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सो इतना इसमें जानना जरूरी था स्टूडेंट। अब हम लोग को लास्ट इसी में लैंड रिसोर्स में एक टॉपिक पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये सब हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग को इसमें थोड़ा सा देखना होगा। डिग्रेडेशन एंड
कंजर्वेशन ऑफ लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ये दोनों टॉपिक हम लोग को देखना है स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इसको नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि जब तक लैंड डिग्रेड नहीं होगा, मतलब बर्बाद नहीं होगा, तब तक हमको इसको बचाने की ज़रूरत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, बात समझ रहे हैं? लैंड डिग्रेडेशन कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि लैंड का किसी न किसी पर्पस से वेस्ट हो जाना, किसी न किसी पर्पस से। सोच के देखिए कि ऐसा कौन कौन सा एक्टिविटी हम लोग करेंगे स्टूडेंट जिससे कि लैंड वेस्ट हो सकता है। सोच के देखिए क्या क्या हम लोग करेंगे जिससे लैंड वेस्ट हो सकता है स्टूडेंट। सोच के देखिए, माइनिंग एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली माइनिंग एक्टिविटीज़ से हम लोग का लैंड वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ओवर डेवलपमेंट, उससे लैंड वेस्ट हो जाता है। कैसे हम लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट? उसको हम लोग समझ सकते हैं ऐसे कि सपोज कीजिए किसी एक जगह पर हम लोग फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, ठीक है। उससे जो वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, वो डंप होते हैं हमारे लैंड के ऊपर ही, ठीक है। तो वहाँ के लैंड हमारे बैरन लैंड हो जाते हैं, वेस्ट लैंड हो जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पॉल्यूट लैंड के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। सो ओवर डेवलपमेंट्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज on the land resources are more important factor to degrade land over irrigation। ज़रा सोच के देखिए, खेती हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। खेती अगर करेंगे हम लोग तो उसके ऊपर पानी बटाते हैं। ओवर यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड, ओवर यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू रिस्पॉन्सिबल ऑफ लैंड डिग्रेडेड। ओके, उसके बाद ओवर इरिगेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, उससे भी लैंड वेस्ट हो जाता है। सो ऑल दैट डेवलपमेंट फैक्टर्स created by humans are responsible to degrade land student, ठीक है। So how many types of steps can be taken by human or man to conserve land resources student? ज़रा सोच के देखिए, हम लोग को ऐसा क्या करना होगा जिससे लैंड को हम लोग बचा सकते हैं। There are lots of examples available in our society, our country and all over the world to save our land resources, and land resources are very much important. But student, कंजर्वेशन ऑफ लैंड के पहले आप लोग को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वाई कंजर्वेशन ऑफ लैंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करेंगे स्टूडेंट, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे कि हमको लैंड रिसोर्स को बचाने की ज़रूरत क्या है। बिकॉज द पॉपुलेशन आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग day by day and the volume and the amount of land resources are limited. If the population are continuously increasing, then the demand of that population are also increasing day by day, but the land resources are limited. So how is that possible that every humans need fulfilled by land resources? This is one of the most important example to describe the sentence. Okay student, यही एक ऐसी बात है जिसकी वजह से हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ लैंड करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोच के देखिए स्टूडेंट, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है। ओके, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है कि उसके डिमांड्स भी बढ़ेंगे। जैसे सोच लीजिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल हम सिर्फ इसमें देते हैं कि लैंड पर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट। एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, एग्रीकल्चर करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन मान लीजिए स्टूडेंट 8 बिलियन है, 8 बिलियन, ठीक है ना स्टूडेंट। जब सोच के देखिए कि एग्रीकल्चर रिसोर्स जो भी होगा, हम लोग जो खेती कर रहे हैं इससे वो फुलफ़िल हो गया, ठीक है, हम लोग के डिमांड्स फुलफ़िल हो गए, हम लोग का खाना मिल गया एग्रीकल्चर से। बट अगर 9 बिलियन हो जाए या 10 बिलियन हो जाए, 10 बिलियन पीपल हो जाए पूरे वर्ल्ड में और लैंड उतना ही लिमिटेड रहे, तब लैंड रिसोर्स से हम लोग को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑब्टेन करना कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा स्टूडेंट, ज़रा सोच के देखिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ करेगा स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग्स बनेंगे, फैक्ट्रीज बनेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनेंगे, मतलब कई तरह के और लैंड के रिसोर्सेज, लैंड के यूजेस बढ़ जाएंगे। बट the arrival lands are continuously reducing
and that's why the pressure of land resources are continuously increasing, and that's why conservation of land resources are very essential for every human beings. समझ गए स्टूडेंट? इसीलिए कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंड लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग के डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए लैंड कम पड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग को लैंड को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, इसके कई तरह के स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट जिसमें हम लोग लैंड को डिग्रेड करने से बचा सकते हैं। फर्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एवरी पॉल्यूशन। कोई भी पॉल्यूशन हो रहा है ना स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से सोचिए, तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वाटर को अगर हम लोग डंप करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में स्टूडेंट, पेस्टिसाइड को हम लोग डालते हैं, डेवलपमेंट करते हैं किस तरह का, जैसे मान लीजिए रोड बनाना है, ठीक है स्टूडेंट, फैक्ट्रीज बनाने हैं, तो हमें इस तरह के लैंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि वेस्ट लैंड है। डेवलपमेंट कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाना है, तो हमको खेती वाले जगह पर नहीं लगाना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि खेती वहाँ हो सकता है और प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन बैरन लैंड में हम लोग खेती तो नहीं कर सकते हैं। तो बैरन लैंड में हम लोग क्या करना चाहिए स्टूडेंट? फैक्ट्रीज लगाना चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, ठीक है, सिटी से दूर बनाने चाहिए, ठीक है, और एग्रीकल्चर लैंड को सेव करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या है स्टूडेंट, हम लोग को कई तरह के लैंड्स को अराइवल लैंड में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे डेजर्टिफिकेशन रीजन जो होता है स्टूडेंट, डेजर्ट वाला रीजन जो होते हैं उसको हम लोग को अराइवल लैंड में कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, अराइवल लैंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग खेती कर सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट लैंड तो वेस्ट लैंड ऐसे ही है। अगर हम लोग उससे कुछ भी चीज़ ऑब्टेन कर सके तो हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर होगा स्टूडेंट, जो कि ह्यूमन के रिसोर्स को फुलफ़िल करेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ और इसमें बताना है स्टूडेंट आप लोगों को कि ये जो लैंड है, आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा ऐसे समझिए स्टूडेंट कि हम लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। हम लोग को ऐसे इस चैप्टर को पढ़ना है। हालांकि चैप्टर में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट, 5 से 10 लाइन दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन हम लोग को इन सभी रिसोर्सेज को ऐसे पढ़ना है ताकि आप इसको समझ सकें। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट लैंड कह दिए, तो लैंड पर सिर्फ प्लेन लैंड नहीं होता है स्टूडेंट, एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं होता, कई तरह के लैंड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट माउंटेनियस रीजन होते हैं, प्लेटूज होते हैं, प्लेन लैंड होते हैं, कोस्टल रीजन होते हैं, आइलैंड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब भी जानना ज़रूरी है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वो बनते कैसे हैं। हालांकि ये बात थोड़ा सा आगे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन लैंड के एग्जाम्पल ही है ना स्टूडेंट वो। जैसे मान लीजिए कि हम एक फिगर बना देते हैं आपके लिए कि सपोज़ कीजिए कि ये वर्ल्ड का लैंड है, पूरे वर्ल्ड का ये लैंड है, इस पर सिर्फ खेती करने वाले ज़मीन होंगे, ऐसे फ्लैट लैंड जहाँ खेती हो रहा है, नहीं, यहाँ माउंटेन भी होंगे, माउंटेन होंगे, ठीक है, इसको माउंटेन आप समझिए स्टूडेंट, ऐसे ग्रुप ऑफ माउंटेन रीजन, फिर प्लेन लैंड होगा, फिर यहाँ आइलैंड होगा, छोटे छोटे आइलैंड जो समुद्र के ऊपर निकले होते हैं, ठीक है, टेबल लैंड होगा, ठीक है। तो कई तरह के लैंड्स हमारे अर्थ पर अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट, और उसके यूजेस अलग अलग होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो था स्टूडेंट आप लोगों का कंजर्वे लैंड रिसोर्सेज का, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सॉइल, फिर पढ़ना है वाटर, फिर पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन, फिर पढ़ना है वाइल्ड लाइफ स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग सॉइल रिसोर्स की ट्रांसफ़र होते हैं स्टूडेंट, सॉइल रिसोर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। सॉइल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है स्टूडेंट, याद रखिएगा क्या होता है ये भी समझना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये सॉइल हो गया स्टूडेंट। अब कोई आपसे पूछे कि ये क्या होता है तो आपको बताना तो पड़ेगा ना स्टूडेंट। देखे हम लोग सब हैं, मिट्टी में ही हर दिन खेलते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसका डेफिनेशन नहीं जानते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी स्टूडेंट। ये क्या होता है स्टूडेंट, जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। क्या होता है? सॉइल इज द ग्रेनियस सब्सटेंस cover with uppermost layer of the earth solid portion is called soil। एक तरह से आप ऐसे समझिए स्टूडेंट, द ग्रेनियस सब्सटेंस कवर विथ लिथोस्फीयर, सिंपल में हो गया स्टूडेंट। ग्रेनियस सब्सटेंस कवर विथ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड सॉइल। 3 तरीके से आप समझ गए स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिए। अब क्या है, सोच के देखिए स्टूडेंट कि ये लैंड का एक हिस्सा है, ये लैंड है, ये लैंड है, इसके ऊपर जो ग्रेनियस सब्सटेंस है स्टूडेंट
इस तरह का ग्रेनियस सब्सटेंस, इसी को हम लोग सॉइल कहते हैं। जमीन अलग चीज़ होता है स्टूडेंट, भूमि अलग चीज़ है, उसके ऊपर जो ग्रेनियस सब्सटेंस है मतलब दाने दाने जैसा कंकड़ से बना हुआ, ठीक है, उसको हम लोग सॉइल कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग सॉइल कहते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हम लोग को पढ़ना है, फिर सॉइल प्रोफाइल पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है, यूजेस ऑफ सॉइल पढ़ना है, हाउ सॉइल इज़ अ रिसोर्स ये पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। हम लोग आज आपको ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग वीडियो नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट का कहना है कि हम लोग पढ़ें शॉर्ट में, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बड़ा वीडियो बोरिंग करता है, ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। सॉइल क्या है स्टूडेंट, समझ गए हम लोग, समझ गए ना। अब हम लोग को फैक्टर्स पढ़ने हैं स्टूडेंट, हाउ मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट सॉइल स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल स्टूडेंट। कई तरह के फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक डायग्राम है स्टूडेंट, हम लोग आपके लिए एक डायग्राम बना देते हैं, आपके बुक में भी होगा, लेकिन हम उसको बना देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से। आप लोगों के लिए हम ये सॉइल फॉर्मेशन का डायग्राम इम्पॉर्टेंट था, इसको बना दिए हैं, आपको जूम करके धीरे धीरे आपको दिखा दिया जा रहा है, आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट, और जो कि सभी जगह पर एक जैसे अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ध्यान से देखिए, पेरेंट रॉक जो है स्टूडेंट पूरे अर्थ पर सभी जगह पर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इसीलिए सभी जगह के सॉइल के कलर अलग होते हैं, टेक्सचर अलग होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज उस सॉइल के अलग होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर आल्सो डिफर फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर स्टूडेंट। ध्यान से समझिए, क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स रॉक अलग थे, ठीक है। अगर उससे कोई मिट्टी बनेंगे तो उसी के जैसे बनेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट, अगर कहीं इग्नियस रॉक है तो जाहिर सी बात है वो टूट कर अगर जब बनेगा सॉइल तो ब्लैक सॉइल होगा, इजंट इट स्टूडेंट, अच्छे से समझ गए आप लोग। फिर देखिए स्टूडेंट, रिलीफ फीचर अगर कहीं पर होगा ऊंचा माउंटेनियस सॉइल, कहीं स्लोप है तो वहाँ एलुवियल सॉइल, ठीक है स्टूडेंट। रिलीफ फीचर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यानी रिलीफ फीचर क्या है स्टूडेंट, कहीं पर जमीन ऊंचा है या नीचा है, ठीक है, रिलीफ फीचर वो होता है स्टूडेंट। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई और रिलीफ फीचर स्लोप मतलब ढलान, ठीक है स्टूडेंट। अगर ऐसे स्लोप कहीं, ऐसे लैंडफॉर्म कहीं होंगे तो उसके अनुसार ही वहाँ पर मिट्टी होगा स्टूडेंट। फिर देखिए स्टूडेंट, क्लाइमेटिक फैक्टर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्लाइमेटिक फैक्टर में दो फैक्टर है स्टूडेंट, टेम्परेचर और रेनफॉल। जाहिर सी बात है स्टूडेंट कि सभी जगह अर्थ पर एक जैसे टेम्परेचर नहीं होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पर सॉइल भी एक जैसे नहीं होते हैं। रेनफॉल पूरे अर्थ पर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, इसीलिए कहीं फर्टाइल लैंड होता है, कहीं एलुवियल सॉइल होता है, कहीं सैंडी सॉइल होता है, ठीक है, डेजर्ट सॉइल होता है। ओके स्टूडेंट, फिर देखिए फ्लोरा एंड फाउना स्टूडेंट, मतलब कहीं पर भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में इंपॉर्टेंट होता है कुछ चीज़ स्टूडेंट, उसमें ये सब चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन स्टूडेंट ध्यान से समझिए कि फ्लोरा एंड फाउना यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अमाउंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, इसलिए भी सॉइल का फॉर्मेशन अलग अलग टाइप का होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट टाइम। Time is a most important factor for the formation of soil. It takes thousands of year for the formation of soil in 1 centimeter depth student. This is one of the most important factor. ये सब मिलकर ही सॉइल बनाते हैं, लेकिन स्टूडेंट ध्यान से समझिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर टाइम नहीं बीतेगा तो सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा स्टूडेंट, एंड दैट्स व्हाई सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्सेज स्टूडेंट। सॉइल जो है कंटिन्यूसली बनने वाला एक रिसोर्स है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ अ सॉइल प्रोफाइल स्टूडेंट। कैसे, ये हम लोग कैसे समझे स्टूडेंट, ध्यान से समझिए कैसे समझे। क्या है ये कि इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। सपोज कीजिए कि कहीं माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ से सेडिमेंट हुआ, इरोड होकर यहाँ डिपॉजिट होता है,
इसके ऊपर कवर के ऊपर कवर चढ़ते चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। और टाइम जैसे जैसे बीतता है उसके हिसाब से यहाँ के सॉइल के प्रोफाइल के थिकनेस बढ़ते जाते हैं। ये तो सॉइल का फॉर्मेशन था स्टूडेंट। अब थोड़ा सा सॉइल प्रोफाइल आप लोग देख लीजिए। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे ऊपर का लेयर तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये सबसे पहला लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग के बुक में सॉइल प्रोफाइल का 3 लेयर ही पढ़ना है स्टूडेंट। सबसे पहला क्या होता है स्टूडेंट, टॉप सॉइल। ये सबसे पहला जो लेयर होता है स्टूडेंट क्या होता है, टॉप सॉइल। इसमें ग्रेनियस सब्सटेंस ज़्यादा होता है, इसका नाम लिख लीजिए आप लोग। ये सबसे पहला टॉप सॉइल है, इसमें ग्रेनियस सब्सटेंस ज़्यादा होता है। इसके ऊपर क्या होता है, सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है। इसके ऊपर ही हम लोग के बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, सब सॉइल। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, सब सॉइल। इसको कहते हैं सब सॉइल। इसमें रॉक पार्टिकल और सैंड पार्टिकल होते हैं, लेकिन रॉक पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं सब सॉइल। ठीक है, इसमें सैंड, क्ले सब होता है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा, सैंड और क्ले होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है स्टूडेंट, सबसे नीचे पेरेंट रॉक होता है, लेयर ऑफ पेरेंट रॉक, मतलब इसमें पत्थर ज़्यादा होता है स्टूडेंट। सो इससे ये प्रूफ हो रहा है ना स्टूडेंट कि टाइम जैसे जैसे बीतता है इसके ऊपर सेडिमेंट दर सेडिमेंट जमा होने लगते हैं और कई लेयर में होते हैं। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। ये सबसे लास्ट वाला क्या था, याद रखिएगा। लास्ट में क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, टॉप सॉइल, सब सॉइल और पेरेंट रॉक। स्टूडेंट समझे, पेरेंट रॉक यहाँ पर बता दिए थे हम आपको पेरेंट रॉक के बारे में। ये किसी भी तरह के सॉइल के टेक्सचर्स को, कलर को डिटरमाइन करता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ समझना है टॉप सॉइल में, टॉप सॉइल में क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब ये ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्यों, बिकॉज एवरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस आर डिपेंड ऑन दीज सॉइल। स्टूडेंट जरा सोच के देखिए, हम लोग खेती करते हैं सबसे ऊपरी लेयर पर ही ना, इस पर तो खेती कर नहीं सकते हैं, ऊपर ज़मीन के नीचे है। ठीक है, दैट्स वाई फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। वाई, बिकॉज एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मिक्स ऑन दैट पर्टिकुलर लेयर ऑफ द सॉइल स्टूडेंट, याद रखिएगा। ठीक है, सेकेंड में क्या है स्टूडेंट, सब सॉइल में सैंड और क्ले का अमाउंट ज़्यादा होता है, सिल्ट होता है इसमें। ठीक है, इसमें इसका अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इफ़ द इरोजन प्रोसेस आर कंटिन्यूसली इरोडेड दैट पर्टिकुलर लैंड, देन कंटिन्यूसली दीज सॉइल प्रोफाइल आर फर्स्ट layer of a soil, because the first layer are eroded and deposited by different places student. Okay, so soil profile में यही आपको पढ़ना था स्टूडेंट कि भैया सॉइल कैसे बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आप लोगों को लैंड यूज़ के बारे में बताएंगे, फिर फैक्टर ऑफ इसके बारे में बताएंगे, क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड। वो हम लोग आप लोग सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे वीडियो स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।